वेलकम माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, मुझे भी वीडियो बनाने में अब अच्छा लगने लगा है और नए नए टॉपिक पर मैं वीडियो आपके लिए लाता हूँ। और आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे तो नाम तो मेरा आपको पता ही होगा, आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाला जो टॉपिक है आपने देखा होगा, वीडियो क्लिक करा है तो आपको टॉपिक पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि आज वाला टॉपिक है फाइलिंग। ऑफिस में फाइलें होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन करना होता है। क्लासिफिकेशन क्यों करना होता है आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। फाइल क्लासिफिकेशन का आधा टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है, और क्लासिफिकेशन की दो पद्धतियां मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। आज बाकी की रेस्ट जो मेथड्स हैं वो बताए जाएंगे। तो आज वाला वीडियो आपने एंड तक देखना है, तभी आपको, अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या आपके पास स्किल सब्जेक्ट है, सीबीएसई ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, या आपके पास कॉलेज में ओएमएसपी डिग्री लेवल का सब्जेक्ट है, या आईटीआई से आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, उसमें भी ये टॉपिक आता है। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस आप पॉलिटेक्निक से सीख रहे हैं तो वहां भी ये टॉपिक है। तो फाइलों को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं और कौन सी विधि आपके ऑफिस के लिए उपयुक्त रहेगी। आपने बहुत सारी विधियां सीख ली और आपको बॉस ने पूछा कि इसमें से बताओ कौन सी विधि ठीक रहेगी हमारे ऑफिस के लिए, तब आप क्या जवाब देंगे? आपको कोई एक विधि बतानी होगी। ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। तो कैसे चुनेंगे कौन सी विधि अच्छी है? मैं बताऊंगा ना आज वाले वीडियो में, एंड तक देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा, आपको अच्छा लगा, कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के कोई चार्जेस नहीं है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन फ्री है। बेल आइकन दबाएंगे, आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो मैं बता रहा था कि फाइल क्लासिफिकेशन की कुछ नई विधियां मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं कौन कौन सी विधि बताने जा रहा हूं आपको? फाइल क्लासिफिकेशन की जो विधि है ज्योग्राफिकल, हिंदी में भौगोलिक फाइल पद्धति किसे कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेथड से कैसे फाइलों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आपको प्रश्न भी बताए जाएंगे, उत्तर भी बताए जाएंगे। एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा, क्या उत्तर देना है, और इस विधि के क्या क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ क्लियर करेंगे। भौगोलिक विधि यानी ज्योग्राफिकल विधि। इसी के बाद आपको बताया जाएगा सब्जेक्ट मेथड। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट से फाइलों को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सब्जेक्ट मेथड तो स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ऑफिस में भी फाइलों के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा तो पहली बार सुना है ना। अब सब्जेक्ट वाइज कैसे क्लासिफाई करेंगे? बॉस ने आपको कहा कि आप फाइलों को सब्जेक्ट वाइज कर दो, आपने कहा सब्जेक्ट वाइज, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वो तो स्कूल में सब्जेक्ट होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट हम उसकी कॉपी बना लेते थे। क्रोनोलॉजिकल मेथड, फाइल वर्गीकरण की क्रोनोलॉजिकल मेथड क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारे बताए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेथड आपकी संस्था के लिए उपयुक्त रहेगा, आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, फाइल क्लासिफिकेशन, डिफरेंट मेथड्स। As you are watching on the screen, there is unit number 3.2, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग, पार्ट सेकंड, फाइलों का वर्गीकरण। इससे पहले वाला पार्ट आपने लास्ट वीडियो में देखा था और आज 3.2 पार्ट है। और क्लास 12th स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टर्म में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, आज हम उसका बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ फाइल क्लासिफिकेशन, यानी भौगोलिक विधि, फाइलों के वर्गीकरण की भौगोलिक विधि से आप क्या समझते हैं? अगर ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में तो आप क्या उत्तर देंगे? सबसे पहले आपने जब भी प्रश्न का उत्तर देना है, प्रश्न संख्या लिखनी है और हेडिंग देंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन दिस मेथड
द पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स, इस पद्धति में कागज या दस्तावेज आर क्लासिफाइड, वर्गीकृत किए जाते हैं, एंड फाइल्स, और फाइल में लगाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल ओरिजिन, भौगोलिक स्थान के आधार पर कि वो कागज कहाँ तैयार हुए हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है दस्तावेज का, उसके आधार पर हम फाइलों में लगाते हैं। अब आगे समझते हैं। फाइल्स आर ग्रुप्ड, फाइल का एक ग्रुप बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थान के आधार पर, लोकेशन ऑफ फर्म यानी वो संस्था कहाँ की है स्थान के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, संस्था है, संगठन है या कोई व्यक्ति है तो उसके स्थान के आधार पर। द क्लासिफिकेशन में बी, और ये क्लासिफिकेशन हो सकता है टाउन वाइज, डिस्ट्रिक्ट जिला वाइज, कंट्री वाइज देश के आधार पर, और कॉन्टिनेंट महाद्वीप के आधार पर हम इस तरह से भौगोलिक विधि में फाइलों का वर्गीकरण करते हैं। द मेथड इज सूटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और यह पद्धति किन संस्थाओं के लिए उपयुक्त रहती है, विच हैज़ इट्स बिजनेस स्प्रेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, जिन संस्थाओं का व्यापार विभिन्न प्रदेशों, देशों या महाद्वीप में फैला होता है उनके लिए यह पद्धति उपयुक्त रहती है। फर्दर जियोग्राफिकल ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये रिकॉर्ड के जो ग्रुप बनाए जाते हैं भौगोलिक आधार पर, आर यूजुअली अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, और इनको फिर अल्फ़ाबेटिकल यानी शब्द क्रमानुसार लगाया जाता है। इफ़ न्यूमेरिकल सिस्टम इज़ यूज्ड, अगर हम संख्यात्मक, पहले तो हम भौगोलिक विधि से लगाएंगे, अगर हम उसको संख्यात्मक विधि से बाद में उनको लगाते हैं, ए सेपरेट नेम एंड लोकेशन इंडेक्स, तो उसके लिए हमें एक इंडेक्स बनाना होगा, प्रीपेयर्ड गिविंग द नेम ऑफ द पार्टी एंड इट्स जियोग्राफिकल प्लेस, उसमें इंडेक्स में हम संस्था का नाम और भौगोलिक स्थान का वर्णन करेंगे। तो ये आपने समझा भौगोलिक या ज्योग्राफिकल फाइल विधि। अब इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि एग्जाम्पल सहित बताओ, तो आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। इन जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ फाइलिंग द होल एरिया में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन, आपने जोन के आधार पर क्षेत्र में बांट लेना है। देयर में बी नॉर्थ जोन, जैसे कि हम नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन इस तरह से बांट सकते हैं। द एरियाज एलोकेटेड अंडर ईच जोन आर टू बी क्लियरली डिफाइंड, और किस जोन में कौन कौन से इलाके आते हैं यह भी पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। देन जोन में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेट, और जोन्स को फिर स्टेट में, प्रदेशों में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉर्थ जोन, हम अपने देश का उदाहरण लेते हैं। नॉर्थ जोन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सब आते हैं। साउथ जोन का अगर एग्जांपल ले तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु ये साउथ में आते हैं। आफ्टर दैट ईच स्टेट में बी क्लासिफाइड ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर हम स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांट लेते हैं या टाउन में बांट लेते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल फाइलों को लगा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखना चाहें एग्जांपल, तो हरियाणा में देखते हैं। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, करनाल, रोहतक इस तरह से, और फिर टाउन वाइज उसको बांट लिया जाएगा। इसी तरह पंजाब में देखते हैं अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, इस तरह से हम फाइलों का वर्गीकरण कर लेते हैं। आफ्टर दैट इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन फॉर डिफरेंट कस्टमर्स में भी अडॉप्टेड, और अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है और कस्टमर के हिसाब से फिर आगे बांट दिया जाता है। तो ये था भौगोलिक विधि। अब आपके सामने इसी विधि को हिंदी माध्यम से भी समझाया गया है, और आपने क्या करना है कि ये सारे प्रश्न और उत्तर अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, और डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी में कोई टेक्निकल शब्द नहीं समझ में आता शब्दावली, तो आप इंग्लिश वाला वर्जन
देख सकते हैं। और इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी वाला तो आपको ऐसा वीडियो कहीं और नहीं आपने देखा होगा, ऐसी ऑनलाइन क्लास जहाँ पर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपके सामने टेक्स्ट दिया हो और फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर करके एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफिकल मेथड। भौगोलिक पद्धति के क्या क्या लाभ होते हैं, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आ ही जाता है। तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग देना है मेथड ऑफ ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेजेस, द सिस्टम हेल्प्स इन क्विक लोकेशन ऑफ फाइल्स। इसके द्वारा हम फाइलों को तुरंत ढूंढ लेते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इट्स बिजनेस स्प्रेड इन मैनी जोग्राफिकल रीजन। कहाँ पर, जिन संस्थाओं का व्यापार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैला होता है वहाँ रिकॉर्ड जल्दी मिल जाते हैं। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। यह पद्धति सरल है। एंड स्टडी कंपैरेटिव प्रोग्रेस। और इस पद्धति में तुलनात्मक प्रगति का अध्ययन किया जा सकता है। डिफरेंट रीजन्स, टर्म्स ऑफ सेल्स और एनी अदर पैरामीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा किस रीजन में सेल्स कितनी चल रही है, या किसी अन्य आधार पर भी आप विभिन्न रीजन के बारे में प्रोग्रेस पता कर सकते हैं। तो यह पद्धति बहुत लाभदायक है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए, और यही लाभ जो हैं हिंदी में भी आपके सामने हैं। जैसा कि पहले बताया, कुछ तकनीकी शब्दावली होती है जो हिंदी में नहीं समझ में आती, इंग्लिश में आ जाती है, इंग्लिश में नहीं आती तो हिंदी में आ जाती है। तो दोनों तरह से टेक्स्ट होने से आपको समझने में आसानी हो रही होगी। और मुझे इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में समझाएंगे। वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट जरूर करना है ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आपके कितने काम आ रहा है। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। डू यू नो एनी डिसएडवांटेज। क्या आपको कोई इस पद्धति का दोष भी पता है? तो एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आपने दोष भी बताना होगा। तो क्या दोष है? 2 इसके डिसएडवांटेज है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। अगर आपको भूगोल की उचित जानकारी नहीं है तो आप इस पद्धति में रिकॉर्ड नहीं रख सकते और आपके लिए यह पद्धति यूजलेस कहलाएगी। दूसरा दोष क्या है? इट मस्ट बी कंबाइंड विद अदर मेथड। और यह पद्धति अकेली आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ दूसरा मेथड भी यूज़ करना है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, तो तभी यह पद्धति वर्क कर पाएगी। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज हो गए, और ये हिंदी में भी है आपके सामने और इंग्लिश में भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट वाइज मेथड। अब नई नेक्स्ट पद्धति जो है विषयानुसार, सब्जेक्ट वाइज मीन विषयानुसार पद्धति क्या होती है और इसमें फाइलें कैसे रखी जाती हैं, ये पद्धति आपको समझ में आएगी। तो आप अगर ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल बन रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो कल को आपने ऑफिस में जॉब करनी है तो आपके पास ये गुण होगा, आप अपने अधिकारी को इम्प्रेस कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपको कौन कौन सी पद्धतियाँ आती है तो आप बता सकते हैं, एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज मेथड क्या होता है और इसमें कैसे हम फाइलें रख सकते हैं। आप कहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज भी कोई पद्धति होती है, ऑफिस में तो स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं लेकिन ऑफिस में कैसे सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखना है सब्जेक्ट वाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अंडर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इस पद्धति में रिकॉर्ड्स आर फर्स्ट सॉर्टेड आउट, छांटे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर सबसे पहले रिकॉर्ड आपने छांट लेने हैं। एंड देन आर फाइल्ड अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार फिर फाइल में लगाने हैं। ऑल लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर ब्रॉट टूगेदर इन वन फाइल, और एक ही विषय से संबंधित सारे पत्र एक ही फाइल में आपने लगाने हैं। इवन दो दे आर रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से आए हैं तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाने हैं। और अगर वो किसी भी भौगोलिक लोकेशन से आए हैं तो भी आपने एक ही फाइल में लगाने हैं, सब्जेक्ट फाइल में, ये ध्यान रखना है। इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फाइल पेपर्स आर टू बी फाइल्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर, और कैसे लगाने हैं पत्र, एक निश्चित क्रम के अनुसार। अब वो क्रम क्या रहेगा मैं बताता हूँ। आइदर अल्फ़ाबेटिकल, या तो आप अल्फ़ाबेटिकल लगा सकते हैं या फिर क्रोनोलॉजिकल, समय के आधार पर, डेट वाइज यानी।
एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच सब्जेक्ट मैटर इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है देन द पार्टीज, पार्टी के या व्यक्ति के अलावा या स्थान के अलावा सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वहाँ पर यह पद्धति उपयुक्त रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं संस्था में? अकाउंट्स, अकाउंट्स की फाइलें, अकाउंट से संबंधित कागज एक साथ रख सकते हैं। ऑडिट, ऑडिट वाले पेपर एक साथ रखते हैं। बोनस, बोनस से संबंधित कागज हैं। कस्टमर, ग्राहक से संबंधित ग्राहकों की फाइलें अलग बना सकते हैं। परचेज, खरीदारों की फाइलें। सेल्स, बिक्री की फाइलें। एडवर्टाइजिंग एंड द लाइक, और इस तरह से आप अन्य भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो संस्था में इस तरह से, और कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि संस्था में आप फाइलें रखते समय कौन कौन से सब्जेक्ट बनाएंगे, एक तो एग्जाम्पल दो, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्टडी चल रही है और आप प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप एकदम से प्रोफेशनल होकर ही निकलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। और वीडियो ऑनलाइन क्लास का एक बेनिफिट और है, आप स्कूल में, कॉलेज में क्लास मिस हो गई तो ऑनलाइन क्लास मिस नहीं होती। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, बार बार देखो, तो देखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, आप जितनी बार मर्जी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्जेक्ट वाइज मेथड ऑफ फाइल क्लासिफिकेशन। अब इस सब्जेक्ट वाइज यानी विषयानुसार पद्धति से कुछ लाभ भी होते हैं। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आपको क्या देना है एग्जाम आंसर? देयर इज कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस, संदर्भ देने में आसानी रहती है। इफ़ द सब्जेक्ट इज नोन, अगर आपको सब्जेक्ट का पता है तो। दूसरा लाभ, इन दिस सिस्टम देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड एक्सपेंशन, विस्तार की अपरिमित संभावनाएं हैं इस विधि में। इट प्रूव्स यूजफुल, यह पद्धति उपयोगी होती है। व्हेन एवर इट इज़ डिजायर्ड टू कंबाइन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट, जहाँ विभिन्न दस्तावेजों को एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत लाना होता है। तो ये हो गए सब्जेक्ट वाइज विधि से लाभ। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट विधि से क्या क्या दोष भी हो सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है। तो देखते हैं क्या क्या दोष हैं। आपने पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद आंसर एक्सप्लेन करना है। देयर मे बी डिफ़िकल्टी इन फाइलिंग ऑफ पेपर्स ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट के आधार पर फाइल करने में डिफ़िकल्टी, मुश्किल हो सकती है। एज द फाइलिंग क्लर्क हैज़ टू स्टडी एंड डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि फाइल क्लर्क को रिकॉर्ड की प्रकृति के बारे में डिसाइड करना होता है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी, और ये काम कभी कभी मुश्किल हो जाता है। टू डिवाइड द पेपर ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर पेपर को किस फाइल में लगाना है, ये कभी कभी मुश्किल हो जाती है। गिविंग द टाइटल्स टू द कंसर्न्ड फाइल, और किस फाइल के अंतर्गत इसको रखा जाए। एज मोस्ट ऑफ द पेपर आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि कुछ पेपर एक से ज़्यादा विषयों से संबंधित हो सकते हैं, तो ये इसका दोष है। दूसरा, वी कैनॉट फाइल मिसलेनियस पेपर्स, जो विविध, जो किसी भी विषय में नहीं आते, विविध पत्रों को कहाँ रखा जाए, ये इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वी ऑलवेज नीड एन इंडेक्स, और इस पद्धति में एक इंडेक्स की ज़रूरत होती है। टाइप जो है क्लासीफाई करने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार फिर एक इंडेक्स बनाना पड़ता है। और इसी के साथ एक बात और मैं बता देता हूँ, दिस सिस्टम इज़ सूटेबल फॉर ऑफिसेज वेयर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, जिस संस्था में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोग्रेस में, प्रगति पर हैं, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर यह पद्धति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपने समझा, देखा। अब इसी को हम हिंदी माध्यम से समझ सकते हैं। फाइलों के विषयवार वर्गीकरण के विभिन्न नुकसान यानी दोष क्या क्या हो सकते हैं। आप दोनों तरह से प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, वीडियो को एंड तक देखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोनोलॉजिकल सिस्टम, यानी काल क्रमानुसार विधि।
ये नीचे भी दे रखा है, इससे आप क्या समझते हैं, यानी समय के आधार पर फाइलें कैसे लगाई जाए। अब आप कहें समय के आधार पर भी फाइलें लगाई जाती हैं, ये तो पहली बार सुना है। नहीं, ऐसा ही होता है ऑफिस में आज जब काम करते हैं तो फाइलें कालक्रमानुसार लगाई जाती हैं। अब मैं समझा देता हूँ कैसे आपने आंसर लिखना है। इट मीन्स अरेंजिंग ऑल रिकॉर्ड एंड फाइल इन डेट ऑर्डर, यानी सभी दस्तावेज तिथि अनुसार लगाए जाएंगे। हेयर फाइल्स आर मेंटेन्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी समय के अनुसार, जैसे अकॉर्डिंग टू द ईयर। आप संस्था की फाइलें वर्ष के अनुसार रख सकते हैं, मंथ के अनुसार, डेट के अनुसार रख सकते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना है, द मोस्ट रीसेंट यानी करंट डेट पेपर्स आर केप्ट एट द टॉप, वो सबसे ऊपर लगाए जाएंगे। एंड द ओल्डर पेपर आर केप्ट एट द बैक, फाइल में जो पुराने पत्र हैं वो नीचे आ जाएंगे, नया पत्र ऊपर रहेगा। क्लियर? दिस सिस्टम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफन इट इज़ द मोस्ट रिसेंट कॉरस्पॉन्डेंस दैट इज़ यूजुअली नीडेड। और यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो करंट वाले पेपर होते हैं उन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड एम्प्लॉयड इन फाइलिंग इनवॉइसेस, और फाइलिंग में इनवॉइस एंड अदर वाउचर एसोसिएटेड विद द पेमेंट से संबंधित जो रिकॉर्ड होते हैं वो करंट वाले ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन दिस सिस्टम द मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स कुड बी डन इन एनी ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप फाइलों को किसी भी ग्रुप में बांट सकते हैं, बट द रिकॉर्ड्स इनसाइड द फाइल, लेकिन जो भी रिकॉर्ड फाइल में आप रखेंगे वो समयानुसार रखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका रहेगा, सो दैट दे कैन बी रिट्रीव्ड एट द अर्लीस्ट, ताकि वो आसानी से निकाले जा सकें। दिस सिस्टम इज़ हेल्पफुल फॉर फॉलो अप एक्शन, और यह पद्धति काफ़ी लाभदायक होती है फॉलो अप एक्शन करने के लिए, यानी पत्रों का उत्तर देने में जो लाभकारी रहती है। फर्दर फाइल्स फॉर डेली अपॉइंटमेंट्स, जो फाइल्स होती हैं डेली रोज़मर्रा के अपॉइंटमेंट्स की, कॉन्फ्रेंस से संबंधित एंड अदर इम्पोर्टेंट बिजनेस एंगेजमेंट्स शुड ऑलवेज बी मेंटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और इनको भी हम कालक्रमानुसार ही लगाते हैं। तो ये आपके सामने कालक्रमानुसार पद्धति एक्सप्लेन किया है, हिंदी में भी है आपके सामने और इंग्लिश में भी बहुत ही आसान अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं इस पद्धति के क्या क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने सारे प्रश्न अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करने हैं, एग्जाम से पहले उसको पढ़कर जाना है या इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। तो लाभ क्या है, इट इज़ सिंपल, सरल पद्धति है, आसानी से समझ में आ जाती है, चलाई भी जा सकती है, ऑपरेट करी जा सकती है। रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स इज़ ईजी, रिकॉर्ड निकालना आसान है इस पद्धति में, लेकिन आपको डेट पता होनी चाहिए, डेट्स आर नॉन एंड ऑल्सो गुड फॉर ओवरऑल क्लासिफिकेशन, और ओवरऑल वर्गीकरण में भी ये पद्धति अच्छी है। इफ़ कॉरस्पॉन्डेंस टू बी मेंटेन इन डिफरेंट ईयर्स, अगर आप जो है वर्ष के अनुसार, ईयर्स के अनुसार कॉरस्पॉन्डेंस को मेंटेन करते हैं, तो ये पद्धति बहुत उपयुक्त है। और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं, एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेज। अब इस पद्धति के कुछ दोष भी, जैसा कि सभी पद्धतियों के कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियाँ होती हैं, तो लाभ हानियाँ यहाँ पर भी हैं। दिस मेथड इज़ यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल बिजनेस, अब ये ध्यान में रखना है, छोटी संस्था है तो आप इस तरह की पद्धति आपके लिए उपयुक्त रहेगी। इट मे नॉट बी सूटेबल एट टाइम्स एज इनकमिंग लेटर्स एंड आउटगोइंग रिप्लाइज आर टू बी केप्ट सेपरेटली। अगर आप इनवर्ड मेल आउटवर्ड मेल अलग अलग रखते हैं तो यह पद्धति जो है सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों की डेट्स जो है डिफरेंट हो जाती है। डिफ़िकल्ट टू ट्रेस रिकॉर्ड इफ़ डेट्स आर नॉट नोन, अगर आपको तिथि नहीं पता तो रिकॉर्ड ढूंढ पाना मुश्किल है, तो ये इसके दोष हो गए। और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप किसी भी माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार समझ में आ गया तो आप ऑफिस में काम अच्छे से कर सकते हैं, बॉस को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपका काम स्मूथ चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू डिसाइड दैट विच मेथड ऑफ फाइल क्लासिफिकेशन इज़ गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये कौन सी पद्धति आपकी संस्था के लिए उपयुक्त रहेगी।
आपको बॉस पूछ सकते हैं कि आपने ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस पढ़ा है, ऑफिस मैनेजमेंट आता है, और आप बताइए हमारी संस्था के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त रहेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, ये मैं आज समझा रहा हूँ और ये बहुत ही काम आने वाला उत्तर है। अब क्या उत्तर देंगे आप? द चॉइस ऑफ द एप्रोप्रिएट मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपने एकदम से उत्तर नहीं देना, और ये डिपेंड करता है व्यापार की प्रकृति के ऊपर। एंड द पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट, संस्था की क्या योजनाएं हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ एनी वन मेथड, कोई भी पद्धति का चुनाव करना बहुत मुश्किल है। ऑफ मेंटेनिंग फाइल्स, फाइलों का प्रबंध करने के लिए। नो मेथड कैन बी टर्म्ड एज द बेस्ट, कोई भी पद्धति सर्वथा उपयुक्त नहीं कही जा सकती। जैसे कि आपने देखा है हर पद्धति के गुण भी हैं, दोष भी हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड, तो आप क्या करेंगे इसमें, तो कॉम्बिनेशन वाली यानी दो पद्धतियों का संयुक्त रूप आप अपनी संस्था में यूज़ कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग फाइलों का प्रबंध करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट मेथड, और अगर आप मेथड चूज़ करना चाहते हैं तो वो डिपेंड किस पर करता है, साइज़ ऑफ फाइलिंग, यानी संस्था में कितनी फाइलें हैं। बॉस आपसे पूछे कौन सी पद्धति उपयुक्त रहेगी, तो आप उनसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी संस्था में हमारी संस्था में कितनी फाइलें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अदर थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, और क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, कन्वीनियंस, सुविधाजनक पद्धति कौन सी है, सिंपल सरल कौन सी है, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, आपका व्यापार कितना बढ़ सकता है उस पर भी डिपेंड करता है कौन सी पद्धति उपयुक्त रहेगी। जैसे कि पहले बताया कि कुछ पद्धतियाँ छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जहाँ थोड़ा व्यापार होता है, कुछ बड़ी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। स्पीड ऑफ रेफरेंस एंड एक्यूरेसी इस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका आंसर होगा अगर उपयुक्त पद्धति आपसे पूछी जाती है। अब यहाँ ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें सब्जेक्ट वाइज मेथड समझाया गया है। ये अलग अलग सब्जेक्ट की फाइलें रखी हुई हैं और फाइल बना दी गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार। ठीक है, आपके सामने हिंदी वाला वर्जन भी है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, और बेल आइकन दबाएंगे तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।